अध्याय 1। उन्होंने रीचर को एक गाड़ी में बैठाया और उसे 1 मील दूर मौजूद एक मोटेल पर ले आए। मोटेल में मौजूद नाइट क्लर्क ने उसे एक कमरा दिया जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि रीचर को उम्मीद थी, और वो इसलिए था क्योंकि रीचर ने ऐसे कमरे हजारों बार देख रखे थे। कमरे में दीवार से लगा एक शोर मचाता हीटर मौजूद था। उसकी कर्कश आवाज से गेस्ट को सोने में तकलीफ तो होती थी, लेकिन चूंकि उससे मालिक के पैसे बचते थे इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर शोर मचाने में मशगूल था। कमरे में मौजूद सारे बल्ब कम वॉट के थे। फर्श पर बिछा कालीन ऐसा था जो सफाई के बाद कुछ ही घंटों में सूख जाता और कमरा उसी दिन दूसरे ग्राहक के लिए तैयार हो जाता। ये कालीन गहरे रंग का था और उस पर ऐसे डिजाइन बने हुए थे जिससे आसानी से दाग धब्बे छिप सकते थे। बिस्तर पर बिछी चादर भी कुछ इसी तरह की थी। रीचर जानता था कि कमरे के बाथरूम में मौजूद शॉवर में पानी की धार एकदम पतली होगी और वहां मौजूद तौलिए पतले, साबुन छोटे और शैम्पू सस्ते होंगे। कमरे में जो भी कुर्सी टेबल थी वो गहरे रंग की लकड़ी से बनी हुई थी और काफी पुरानी लगती थी। एक टीवी भी था जो एकदम पुराना और छोटा सा था। कमरे की खिड़कियों पर लगे पर्दे गंदे थे और धूल से उनका रंग और भी गहरा हो गया था। यानी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसी कि उसे उम्मीद थी और जैसा कि वो पहले भी हजारों बार देख चुका था। लेकिन फिर भी रीचर को इस कमरे को देखकर निराशा हुई थी और यही कारण था कि वो कमरे में ज्यादा देर ठहर नहीं पाया। वो मुड़ा और तेजी से चलता हुआ मोटेल के अहाते पर पहुंच गया। ये सब इतना जल्दी घटित हुआ था कि उसके कमरे की चाबी अभी भी उसके हाथ में ही थी। वो उसे अपनी जेब में भी नहीं रख पाया था। बाहर मौसम सर्द था और हवा में नमी थी। वो इस वक्त वर्जीनिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में था और ये यहाँ की सर्दियों की एक आम सी शाम थी। नजदीक ही अलसाई सी पोटोमैक नदी बह रही थी और उसके पार उत्तर में डीसी की रोशनियों से आसमान जगमगा रहा था। डीसी यानी अमेरिका की कैपिटल, जहां इस वक्त भी हमेशा की तरह काफी कुछ चल रहा था। जिस गाड़ी ने रीचर को मोटेल पर छोड़ा था वो वापस मुड़कर जा रही थी। वो गाड़ी की टेल लाइट की रोशनी को कोहरे में धुंधला होते हुए देखता रहा। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। फिर उसी रास्ते से रीचर को एक और कार आती हुई दिखाई दी। कार को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि कार के मालिक को अपनी मंजिल का पता था। वो कार सीधी मोटेल के अहाते की तरफ मुड़ी। ये एक गहरे रंग की साधारण सी सेडान कार थी जो कि निश्चित तौर पर कोई सरकारी गाड़ी थी। पहले तो ऐसा लगा कि वो कार मोटेल के ऑफिस की तरफ जा रही है, लेकिन जैसे ही हेडलाइट की रोशनी रीचर पर पड़ी तो वो ऑफिस की तरफ ना जाकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ लोग उससे मिलने आए थे। क्यों, ये तो वो नहीं जानता था, लेकिन वो ये जानता था कि खबर या तो अच्छी होगी या फिर बुरी। कार बिल्डिंग के पैरेलल आकर रुक गई। वो रीचर से उतनी ही दूर थी जितना कि रीचर का कमरा इस वक्त उससे दूर था। अब रीचर एक बॉक्सिंग रिंग जितनी जगह में अकेला खड़ा हुआ था। कार के आगे के दरवाजे खुले और दो लोग कार से बाहर निकले। दोनों का कद 6 फुट से भी ज्यादा का था और देखने में वो लगभग 200 पाउंड के करीब लग रहे थे। रीचर के मुकाबले वो कम हट्टे कट्टे थे, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। उनके बाल देखकर साफ लगता था कि वो सेना से थे। कोई भी सिविलियन नाई बालों को इस तरह से काटने की जरूरत नहीं कर सकता था। ऐसा होना सिर्फ सेना में ही मुमकिन था। गाड़ी में बैठा हुआ दूसरा आदमी अब गाड़ी के बोनट का चक्कर काटकर कार के ड्राइवर के साथ आकर खड़ा हो गया। अब दोनों एकदम अगल बगल खड़े थे। दोनों ने पैरों में सफेद रंग के बड़े स्नीकर पहने हुए थे। ये दोनों ही जवान थे और उम्र में 30 के आसपास लग रहे थे। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो रीचर करीब करीब उनके बाप की उम्र का था। रीचर ने उन्हें देखकर अंदाजा लगाया कि दोनों ही नॉन कमीशन्ड ऑफिसर थे। शायद स्पेशलिस्ट थे, सार्जेंट नहीं। सार्जेंट जैसे दिख भी नहीं रहे थे। वो उतने समझदार नहीं थे। इसके विपरीत चेहरे से वो थोड़े मंदबुद्धि दिख रहे थे। पैसेंजर सीट से उतरकर आने वाले व्यक्ति ने रीचर से कहा, क्या आप ही जैक रीचर हैं? कौन जानना चाहता है? रीचर ने पूछा। हम। और आप लोग कौन हैं? हम लोग आपके कानूनी सलाहकार हैं। रीचर जानता था कि वो कानूनी सलाहकार तो नहीं ही थे। सेना के द्वारा मुहैया कराए जाने वाले कानूनी सलाहकार ना तो जोड़ियों में घूमते थे और ना ही मुंह के रास्ते सांस लेते थे। ये लोग कोई और ही थे। और रीचर ये भी जानता था कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्यवाही ही असरदार साबित होती थी। वो उनकी बात को समझने का नाटक कर उनकी तरफ बढ़ता हुआ उनके स्वागत में अपना हाथ उठा सकता था। इसके बाद तेजी से उनके नजदीक पहुंचकर अपने उठे हुए हाथ को किसी हंसिए की तरह नीचे की तरफ घुमाकर अपनी कोहनी का एक भरपूर वार बाईं तरफ वाले के मुंह पर कर सकता था। फिर वो तेजी से अपने दाएं पैर को इस तरह से पटकता जैसे कोई कॉकरोच मसल रहा हो और इससे पैदा हुए जोर से उसकी वही कोहनी दाईं तरफ वाले के गले से टकरा जाती।
एक के बाद एक किए गए इन तीनों वारों से उन दोनों का खेल खत्म हो जाना था और कुछ ही सेकंड में वो दोनों धूल चाटते नजर आते। ऐसा करना काफी आसान था और रीचर के हिसाब से ये सबसे सेफ तरीका भी था। रीचर हमेशा पहले वार करने में विश्वास करता था, खासकर तब जब सामने दो ऐसे लोग मौजूद हों जो उम्र में छोटे हों और ज्यादा फुर्तीले भी। लेकिन चूंकि वो उन्हें लेकर अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पाया था, इसलिए उसने ये मौका हाथ से जाने दिया। उसने बस इतना पूछा, तो फिर बताइए आपकी कानूनी सलाह क्या है? उस आदमी ने रीचर से कहा, आपका आचरण ठीक नहीं रहा है। आपकी हरकतों के कारण यूनिट की बदनामी हुई है। अगर आपका कोर्ट मार्शल होता है तो इसमें हम सभी की बदनामी होगी। इसलिए हमारी सलाह यही है कि आप जितना जल्दी हो सके ये जगह छोड़कर चले जाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि भूल से भी कभी लौटकर यहाँ वापस ना आए। ओह, लेकिन कोर्ट मार्शल की बात तो किसी ने नहीं की थी। अभी तक नहीं की थी, लेकिन अब करेंगे। इसीलिए यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है रीचर। लेकिन मुझे तो यहाँ रुकने का ऑर्डर दिया गया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो पहले भी आपको तलाश नहीं कर सके थे, अब भी नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी आर्मी अब खोजी का इस्तेमाल नहीं करती है, और अगर करती भी होती तो आपको भला कौन सा खोजी ढूंढ पाएगा। आप जिस तरह से रहते हैं वो सारी बातें आपको ढूंढना असंभव बना देती हैं। अब सुनिए, आपको हमारी कानूनी सलाह सुननी थी ना, तो ये है हमारी कानूनी सलाह, समझे? ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। आपको ये बात सुननी ही नहीं है रीचर, इस पर अमल भी करना है, क्योंकि आप हमारी सलाह माने ये बात सुनिश्चित करने के लिए हम लोग आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रोत्साहन भी देने वाले हैं। कैसा प्रोत्साहन? रीचर ने पूछा। हम लोग हर रात को यहाँ आएंगे और जब जब आप हमें यहाँ मिलेंगे तब तब हम आपकी ठुकाई कर दिया करेंगे, ये प्रोत्साहन। और इस प्रोत्साहन की शुरुआत हम आज से ही करने वाले हैं, ताकि आपको पता रहे कि आगे आने वाली रातों में आपके साथ क्या होने वाला है। रीचर ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने कभी कोई बिजली से चलने वाला उपकरण खरीदा है? क्या मतलब? मैंने एक बार एक दुकान में देखा था कि एक डिवाइस के पीछे पीले रंग का एक लेबल लगा हुआ था। उस पर लिखा था कि अगर कोई उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी करेगा तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है या फिर मर सकता है। तो सोच लो कि मेरे ऊपर भी उसी तरह का लेबल लगा हुआ है। वो आदमी हंसा और बोला, ऐसी बातें करके आप हमें डरा नहीं सकते अंकल। अंकल शब्द सुनते ही रीचर के जैसे जबड़े कस गए। मेरी राय मानो तो तुम लोग वापस चले जाओ। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगे ले रहे हो। अपना नुकसान करवाकर ही मानोगे क्या? रीचर उन्हें सलाह देते हुए बोला, नहीं अंकल, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो मेरे लाल, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं इसी चीज की तनख्वाह सरकार से लिया करता था। इतना तो तुम भी जानते ही होंगे। मुझे इस खेल के सारे दांव पेच पता है, बल्कि कई दांव पेच तो मैंने खुद ही इजाद किए थे। मेरे हिसाब से तुम दोनों सिर्फ दो बेवकूफ बच्चे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाऊं, इसलिए मैं अब अंदर जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कोई बच्चों वाली हरकत नहीं करोगे। गुड नाइट। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रीचर थोड़ा घूमा और एक कदम पीछे अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसा कि उसे पहले से ही अंदाजा था, उन दोनों ने वैसा ही किया। जिस स्पीड से रीचर घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था, उसके मुकाबले काफी तेज स्पीड से वो उसे पकड़ने के लिए अपने आप ही आगे बढ़ गए। जब उन दोनों की स्पीड इतनी हो गई कि वो रुकना चाहकर भी रुक नहीं सकते थे, तब रीचर अचानक से वापस घूमा और उन्हीं की बराबर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब रीचर का 250 पाउंड का शरीर उन दोनों के 200 पाउंड वाले शरीरों से टकराने ही वाला था। उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए रीचर ने अपने बाएं तरफ मौजूद व्यक्ति के चेहरे पर बाएं हाथ से मुक्का मारा। यह मुक्का सीधे उस आदमी के कान से टकराया और उसका सिर तेजी से झटका खाकर उसके साथी के कंधे से टकराकर उछल गया। इससे पहले कि उसका साथी कुछ समझ पाता, रीचर ने उसे दाएं हाथ से एक तेज अपर कट मारा जो उसकी ठोड़ी से टकराया। वार एकदम सटीक था। उसका सिर झटका खाकर ऊपर की तरफ लगभग उसी वक्त गया जब उसके साथी का सिर बाएं से दाएं की तरफ गया था। यह सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि ऐसा लगा जैसे वो दोनों कठपुतलियां हों और उनको चलाने वाले को अचानक छींक आ गई हो। दोनों अभी भी खड़े तो अपने पैरों पर ही थे, लेकिन वार का असर उनके ऊपर साफ देखा जा सकता था। दोनों ही अपनी जगहों पर खड़े बुरी तरह से झूम रहे थे। अब अगले वार की बारी थी। रीचर के बाईं तरफ वाला आदमी थोड़ा इम्बैलेंस्ड था, तो रीचर ने इसका फायदा उठाने की सोची। उसने पूरी ताकत से एक मुक्का उसकी छाती और पेट के बीचों बीच मारा। यह वार इतनी ताकत से किया गया था कि खाने वाले की सांस तो अटक जाती, लेकिन इससे ज्यादा उसे कोई नुकसान नहीं होता। वार का वैसा ही असर हुआ जैसा रीचर चाहता था और वो आदमी झुकते हुए अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गया।
अब रीचर उसे छोड़कर दूसरे की तरफ बढ़ गया। दूसरे आदमी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उस पर वार करने की असफल कोशिश की। उसका वार इतना हल्का था कि रीचर ने उसे अपने बाएं हाथ से बड़ी ही आसानी से बचाया और उसके भी छाती और पेट के बीचों बीच एक तगड़ा प्रहार किया। वो भी वार खाकर घुटनों के बल मुड़ गया और अपने साथी की तरह ही बैठ गया। इसके बाद का काम रीचर के लिए बड़ा ही आसान था। उसने उन्हें धकेल कर कार की दिशा में घुमाया और फिर एक के बाद एक जोरदार लात दोनों को जड़ी। वो दोनों सिर के बल कार के एक दरवाजे से टकराए और फिर धराशायी हो गए। उनके टकराने से कार के दरवाजे पर हल्के डेंट पड़ गए और अब वो दोनों वहीं पड़े पड़े गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। रीचर से हुई इस मुलाकात के कारण उन्हें केवल दो ही नुकसान हुए थे, सुबह को होने वाला तेज सिरदर्द और गाड़ी पर डेंट पड़ने के कारण अपने ऑफिसर्स को दी जाने वाली सफाई। वैसे यूं कहा जा सकता था कि रीचर ने उन्हें सस्ते में ही छोड़ दिया था। वो उनके साथ बड़ी ही दयालुता से पेश आया था, या यूं कहें कि बहुत ही प्यार से, बिल्कुल एक अंकल की तरह, जैसा कि उन्होंने उसे कहकर पुकारा था। और जब ये सब कुछ घटित हुआ उस समय रीचर को वर्जीनिया में आए हुए 3 घंटे से भी कम टाइम हुआ था। अध्याय 2। रीचर साउथ डकोटा के बर्फीले मौसम से बाहर आने में आखिरकार सफल हो गया था। हालांकि इस सफर ने उसका काफी टाइम बर्बाद कर दिया था। उसे 2 बार नेब्रास्का में रुकना पड़ा था। उसके आगे का सफर भी घोंघाचाल में ही तय हुआ था। मिसूरी में उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा था। फिर एक सिल्वर फोर्ड ने उसे लिफ्ट दी थी और तब जाकर वो आगे बढ़ पाया था। इस गाड़ी का ड्राइवर एक पतला सा बातूनी आदमी था जो कैंसास सिटी से कोलंबिया तक लगातार बोलता ही रहा था और फिर उसके बाद उसने अचानक से एकदम चुप्पी साध ली थी। इलिनॉय तक का उसका सफर एक काली पोर्शे में बीता था जो कि रीचर को लगा था कि शायद चुराई हुई थी। इसके बाद एक बस स्टॉप पर उसका टकराव 2 मवालियों से हुआ। चाकू दिखाकर उन्होंने उससे पैसे मांगने की कोशिश की थी, जिसके बदले में रीचर 1 हफ्ते तक उनका किसी हॉस्पिटल के बिस्तर पर आराम करने का इंतजाम कर आया था। इंडियाना में वो 2 दिन रुका रहा और फिर आगे का सफर उसने एक ऐसे सजे धजे बुजुर्गवार के साथ किया जिन्होंने अपनी नीली कैडिलैक गाड़ी जैसी ही नीली बोटाई पहनी हुई थी और जो बहुत ही धीरे गाड़ी चलाते थे। ओहायो के एक छोटे से कस्बे में वो 4 दिन तक रुका रहा। वहां से आगे का सफर उसने एक जवान न्यूली मैरिड कपल के साथ किया जो अपने कुत्ते के साथ काम की तलाश में निकले थे। उनके पास गाड़ी थी क्रू कैब सिल्वरेडो। उनके बारे में रीचर को लगा था कि उन्हें तो काम मिल सकता था, लेकिन कुत्ते को काम मिलना जरा टेढ़ी खीर होने वाली थी। उल्टा वो उनका खर्चा ही बढ़ाने वाला था। ये एक हल्के सुनहरे रंग का बड़ा सा कुत्ता था जो मिलनसार स्वभाव का था और ऐसा लगता था कि वो आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेता था। रीचर के हिसाब से वो किसी काम का नहीं था। इससे आगे का सफर ऐसे रास्ते से किया गया था जिस पर जाने का आम हालातों में कोई तुक नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे केवल उधर ही जाने की लिफ्ट मिली तो उसे पेंसिल्वेनिया के उत्तर पूर्वी इलाके का चक्कर लगाना पड़ा था। वो पिट्सबर्ग के नजदीक एक दिन रहा और फिर एक दिन न्यूयॉर्क में। वहां से वो एक करीब 20 साल के काले लड़के के साथ बाल्टीमोर मैरीलैंड तक एक 30 साल पुरानी सफेद ब्यूक में आया था। यानी ये उसके लिए एक धीमा थका देने वाला सफर रहा था। हाँ, बाल्टीमोर के बाद का सफर काफी आसान रहा। I-95 बाल्टीमोर के बीच से गुजरता था और डीसी इसी I-95 से होते हुए दक्षिण दिशा में रीचर का अगला पड़ाव होने वाला था। फिर वर्जीनिया के जिस हिस्से में रीचर को काम था वो डीसी के आसपास ही पड़ता था। वो जगह अर्लिंगटन कब्रिस्तान से उतनी ही दूर थी जितना कि वहां से व्हाइट हाउस था। रीचर ने बाल्टीमोर से डीसी के लिए बस ली और यूनियन स्टेशन के पीछे बने बस अड्डे में उतर गया। वहां से आगे का सफर उसने पैदल ही किया। वो पहले के स्ट्रीट से वॉशिंगटन सर्कल की तरफ गया, फिर 23वीं स्ट्रीट से होते हुए लिंकन मेमोरियल और आखिर में पुल के ऊपर से होता हुआ कब्रिस्तान तक गया। कब्रिस्तान के गेट के बाहर एक बस स्टॉप था। ये लोकल बस सर्विस थी जिसका इस्तेमाल अक्सर वहां के माली किया करते थे। रीचर ने इसी बस में बैठकर अपनी मंजिल का अगला पड़ाव पार किया। उसे वहां से रॉक क्रीक नाम की जगह तक जाना था जो कि थोड़ा मुश्किल होने वाला था, और रॉक क्रीक में उसे एक ऐसी इमारत में जाना था जिसे 60 साल पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने क्यों बनाया था इसकी जानकारी अब उन्हें भी नहीं रही थी। लेकिन फिर 40 साल पहले मिलिट्री पुलिस के किसी ऑफिसर ने उस पर बोली लगा दी थी। बाद में पता चला कि ये सब एक गलती के कारण हुआ था। जिस ऑफिसर ने ये किया था उसने इसे शायद कोई और रॉक क्रीक समझ लिया था। खैर, बात जो भी रही हो, लेकिन अब मिलिट्री पुलिस को ये इमारत मिल गई थी। इसके बाद कुछ समय तक ये इमारत खाली रही थी और फिर ये मिलिट्री पुलिस की नई 110वीं स्पेशल यूनिट को उनके हेडक्वार्टर के रूप में दे दी गई थी। रीचर के लिए घर जैसी अगर कोई चीज थी तो ये हेडक्वार्टर ही उसके सबसे करीब पड़ता था।
बस ने उसे हेडक्वार्टर से 2 ब्लॉक दूर सड़क के एक कोने पर उतार दिया। ये कोना एक लंबी पहाड़ी के तल पर था। रीचर ने इस पहाड़ी पर कई बार चढ़ाई की थी। अपनी तरफ आती 3 लेन वाली सड़क पर चढ़ते हुए वो आखिरकार उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया जहां उसे जाना था। वहां पहरेदारों के लिए बने कमरे के नजदीक पहुंचकर उसने वहां खड़े आदमी से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे सीईओ से मिलने आया हूँ। जी, आपका मतलब मेजर टर्नर से? तुम्हारे कितने सीईओ हैं? बस एक ही है सर, और उनका नाम सूजन है। जी हाँ सर, आपने सही कहा, उनका नाम मेजर सूजन टर्नर है। तो बस मुझे उन्हीं से मिलना है। ठीक है सर, मैं उन्हें क्या नाम बताऊं आपका? रीचर। और आप किस कारण से उनसे मिलना चाहते हैं? वो पर्सनल बात है। ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए सर। उस आदमी ने फोन उठाया और बात करना शुरू किया। रीचर के ख्याल से बस उसे इतना ही कहना चाहिए था कि कोई रीचर हैं जो मेजर टर्नर से मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल साधारण सी बात थी। लेकिन ये फोन कॉल रीचर की उम्मीद से कहीं ज्यादा देर चली। एक बार तो उस जवान ने फोन के माउथपीस को ढककर रीचर से सवाल किया, क्या आप वही रीचर हैं जो कभी यहाँ के सीईओ हुआ करते थे, मेजर जैक रीचर? हाँ, मैं वही हूँ। और आपने मेजर टर्नर से साउथ डकोटा में मौजूद किसी जगह से बात की थी? हाँ, रीचर ने जवाब दिया। उसने रीचर के दोनों जवाबों को फोन में बताया और दूसरी तरफ से बोली जाने वाली बातों को सुनने लगा। फिर फोन बंद करके उसने कहा, आप अंदर जा सकते हैं सर। वो रीचर को अंदर जाने के रास्ते के बारे में बता ही रहा था कि उसने खुद को ऐसा करने से रोका और फिर बोला, ओह मैं भूल गया, आपको तो पता ही होगा कि आपको कहाँ जाना है। हाँ मुझे पता है, रीचर ने कहा और आगे बढ़ गया। वो अभी 10 कदम ही चला होगा कि उसे पीछे से एक आवाज आई और जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि गेट के पल्लों को बंद किया जा रहा था। वो सीढ़ियों से होता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये वही सीढ़ियां और दरवाजा था जो कि उसके टाइम तक भी यहाँ मौजूद थे। बस फर्क इतना था कि तब से न जाने कितनी बार इस पर दोबारा पेंट किया जा चुका था। दरवाजे के अंदर दाखिल होने पर रिचर को उस जगह में ज्यादा कोई बदलाव नजर नहीं आया। वो काफी कुछ वैसी ही थी जैसा कि उसके टाइम में होती थी। वहां पर एक लॉबी थी जिसके बाईं तरफ रिसेप्शन था और दाईं तरफ एक पत्थर की सीढ़ी थी जो दूसरी मंजिल तक जाती थी। यही लॉबी आगे जाकर पतली होते हुए एक गलियारे में बदल जाती थी जिसके बाईं और दाईं तरफ अलग अलग ऑफिस मौजूद थे। इन ऑफिसों में जाने के लिए जो दरवाजे थे उनका आधा हिस्सा धारीदार मोटे कांच का बना हुआ था। गलियारों में बल्ब जले हुए थे। रिसेप्शन पर एक औरत बैठी थी जिसने वैसी ही वर्दी पहनी थी जैसी कि गेट पर मौजूद सैनिक ने पहनी हुई थी। वो औरत कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। रीचर ने उससे कहा, मैं जैक रीचर हूँ, सूजन टर्नर से मिलने आया हूँ। वो औरत 2-3 बार कुछ बोलते बोलते रुकी जैसे कि कुछ कहना चाहती हो और उसकी समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या कहे और क्या ना कहे। अंत में वो बस इतना ही बोल पाई, आप सीधे उनके ऑफिस में चले जाइए, आपको तो पता ही होगा ना। रीचर ने अनुमोदन में सिर हिला दिया। वो जानता था कि टर्नर का ऑफिस कहाँ है। कभी वो उसका खुद का ही ऑफिस हुआ करता था। सीढ़ियों से होता हुआ वो ऊपर बढ़ने लगा। इन सीढ़ियों पर वो न जाने कितनी हजारों बार चढ़ा था। ये सीढ़ियां सीधी दूसरी मंजिल पर मौजूद गलियारे के सामने जाकर रुकती थी। गलियारे के दाएं बाएं ऑफिस थे और दाईं तरफ वाला तीसरे नंबर का दफ्तर कभी उसका हुआ करता था, लेकिन अब ये सूजन टर्नर का दफ्तर था। उसने अपने कपड़ों को ठीक ठाक किया, बालों पर हाथ फेरे और उन्हें व्यवस्थित किया। उसे नहीं मालूम था कि वो सूजन टर्नर से क्या कहने वाला था। उसने उससे बात की थी तो उसे उसकी आवाज पसंद आई थी। उसे लगा था कि इस आवाज की मालकिन बड़ी ही रोचक पर्सनालिटी की मालकिन होगी और वो उस आवाज की मालकिन से मिलना चाहता था। बस इतनी साधारण सी बात थी। एक गहरी सांस लेकर वो आगे बढ़ा और उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक अस्पष्ट सी आवाज आई, कम इन। दरवाजा खोलकर रीचर अंदर दाखिल हो गया। उसे काफी उम्मीद थी कि उसके ऑफिस में अब तक काफी बदलाव हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्श पर बिछा लिनोलियम पहले जैसा ही था। मेज भी वही थी, स्टील की बनी हुई, जिस पर पेंट तो हुआ था लेकिन यहाँ वहां से अंदर का चमकीला मेटल दिखाई देता रहता था। उस मेज में अभी भी उस जगह पर एक गड्ढा पड़ा हुआ था जहां पर उसने कभी एक आदमी का सिर पटक कर मारा था, तब जब वो यहाँ का हेड हुआ करता था। मेज के पीछे की 2 कुर्सियां और आगे की 2 कुर्सियां वो भी वही थीं जो उसके टाइम में हुआ करती थी। कमरे में जो थोड़े बहुत बदलाव थे वो ऐसे थे जिनका होना लाजमी था और वो वक्त बदलने के कारण हुए थे। मेज पर 3 कंसोल टेलीफोन मौजूद थे जहां पहले एक पुराना काले रंग का बड़ा घुमाकर डायल करने वाला फोन हुआ करता था। जहां मेज पर पहले 2 ट्रे होती थीं जिनमें डॉक्यूमेंट्स के ढेर लगे हुए होते थे, वहां पर अब एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप मौजूद थे। दीवार पर लगा हुआ नक्शा भी नया था
और कमरे में जो बल्ब लगे थे वो भी नई टेक्निक वाले पावर बचाने वाले थे। कमरे में सिर्फ दो ही चीजें ऐसी थीं जिनके होने की उम्मीद रीचर ने बिल्कुल नहीं की थी। एक तो मेज के पीछे बैठी हुई शख्सियत मेजर की नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल की थी, और दूसरी और उससे भी बड़ी बात यह थी कि मेज के पीछे एक औरत नहीं बल्कि एक मर्द बैठा हुआ था। अध्याय 3। मेज के पीछे बैठे आदमी ने वहां मौजूद दूसरे लोगों की तरह ही ACU यानी आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, लेकिन ये यूनिफॉर्म उस पर दूसरों के मुकाबले ज्यादा खराब लग रही थी। उस आदमी की आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और उसके काले सफेद खिचड़ी बाल किसी स्कूल के बच्चे की तरह से बनाए हुए थे। वर्दी पर लगे फीते और टैग्स से ये बात साबित होती थी कि वो अमेरिकी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल था और उसका नाम मॉर्गन था। रीचर ने उसे कहा, माफ कीजिएगा कर्नल, लेकिन मुझे मेजर टर्नर की तलाश थी। बैठ जाइए मिस्टर रीचर, मॉर्गन नाम का वो आदमी बोला, और अब मुझे ये बताइए कि आप असल में यहाँ क्यों आए हैं। रीचर ने जब ये बात सुनी तो उस वक्त उसे लगा कि शायद उसे किसी की मौत का संदेश मिलने वाला है। सूजन टर्नर शायद मर चुकी थी, या तो अफगानिस्तान में शायद उसकी मौत हो गई थी या फिर किसी कार एक्सीडेंट में वो चल बसी थी। उसने उल्टा सवाल किया, मेजर टर्नर कहाँ है? यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? हम उस बात पर भी आएंगे रीचर, लेकिन पहले मुझे उनके अंदर आपकी दिलचस्पी को समझना है। किसके अंदर? मेजर टर्नर में। मेजर टर्नर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर मॉर्गन, लेकिन आपने गेट पर उनका नाम लेकर उनके बारे में पूछा तो था। वो मेरा पर्सनल मामला है। पर्सनल से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसके साथ फोन पर बात की थी और वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए और उसे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए। फील्ड मैनुअल उनको मेरे साथ डिनर करने से तो नहीं रोकता ना? अगर रोकना चाहे तो रोक भी सकता है रीचर। ये बताओ, तुमने उनके साथ फोन पर क्या बात की थी? कुछ खास नहीं मिस्टर मॉर्गन, बस इधर उधर की बातें ही थी। असल में क्या बात की थी वो बताओ। वो सारी बातें मेरी पर्सनल बातें थी कर्नल, और मैं अभी ये भी नहीं जानता कि आप हैं कौन। मैं 110 स्पेशल यूनिट का कमांडर हूँ। ओह, क्या मेजर टर्नर कमांडर नहीं है? रीचर ने पूछा। अब नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता था कि ये एक मेजर का काम है, ना कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल का। हाँ, तुम्हें ठीक लगता है रीचर, लेकिन ये एक टेम्परेरी ड्यूटी है। मैं एक ट्रबल शूटर हूँ। जब कहीं कोई गड़बड़ होती है तो मुझे उसे ठीक करने के लिए भेज दिया जाता है। ओह, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या गड़बड़? मॉर्गन ने रीचर के सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूछा, मुझे ये बताओ कि क्या तुमने खास तौर पर मेजर टर्नर से मिलने की प्लानिंग बनाई थी? नहीं, खास तौर से तो नहीं। तो क्या उसने तुमसे यहाँ आने की प्रार्थना की थी? नहीं, खास तौर से तो नहीं की थी या नहीं की थी, ये बताओ रीचर। असल में ये दोनों ही बातें नहीं है मिस्टर मॉर्गन। मुझे लगता है हम दोनों के ही मन में एक दूसरे से मिलने की थोड़ी इच्छा थी, बस इसीलिए ये मुलाकात तय की गई थी। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? तुम्हारे कहने का मतलब ये है रीचर कि तुम एक यूं ही छोटी सी इच्छा के कारण साउथ डकोटा से यहाँ तक चले आए? अरे भाई, मैंने कहा ना मिस्टर मॉर्गन कि मुझे उसकी आवाज पसंद आई थी। आपको इससे कोई दिक्कत है क्या? आप मुझे बस इतना बताइए कि मेजर टर्नर हैं कहाँ पर। मॉर्गन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हमारी ये सारी बातचीत मेजर टर्नर के बारे में नहीं है। ये बातचीत तुम्हारे बारे में है। मेरे बारे में? हाँ रीचर, मेजर टर्नर से इसका कोई संबंध नहीं है। असल में बात यह है कि उसने तुम्हारी फाइल निकाली थी। शायद वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। तुम्हारी फाइल में फ्लैग लगा हुआ है। कायदे से तुम्हारी फाइल को कोई भी देखता तो हमें उसकी जानकारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता। हमें ये बात तब तक पता नहीं चली जब तक उन्होंने तुम्हारी फाइल वापस नहीं कर दी। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तो तुम हमारे सामने मौजूद ही हो। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मॉर्गन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रीचर ने कहा। ये बताओ रीचर कि क्या तुम हुआन रॉड्रिग्स नाम के किसी आदमी को जानते हो? नहीं तो कौन है वो? कभी 110 यूनिट की उस आदमी में रुचि हुआ करती थी, अब वो मर चुका है। क्या तुम कैंडिस डेटन नाम की किसी औरत को जानते हो? नहीं। क्या वो भी मर चुकी है? नहीं रीचर, मिस डेटन अभी जिंदा है और खुश है, या फिर हो सकता है खुश ना हो लेकिन जिंदा है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें वो याद नहीं है? ये सब हो क्या रहा है मिस्टर मॉर्गन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुसीबत में हो रीचर, और वो किस लिए? आर्मी के चीफ को ऐसा सबूत दिया गया है जो ये दिखाता है
कि मिस्टर रॉड्रिग्स की मौत का कारण वो पिटाई थी जो 16 साल पहले की गई थी। अब क्योंकि इस तरह के मामलों में टाइम की कोई पाबंदी तो होती नहीं है, तो टेक्निकल रूप से उनकी हत्या हुई है। रीचर के माथे पर बल पड़ गए। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे आदमियों में से किसी ने उसकी पिटाई की थी 16 साल पहले? तुम्हारे किसी आदमी ने नहीं रीचर, वो पिटाई तुमने की थी और हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है। ये सब क्या बकवास है मिस्टर मॉर्गन? तुम्हें एक वकील मुहैया कराया जाएगा रीचर। अगर ये बकवास होगी तो मुझे यकीन है कि वो भी यही बोलेगा। क्या आप मुझे थोड़ा खुलकर समझा सकते हैं मिस्टर मॉर्गन कि ये हो क्या रहा है आखिर? ठीक है, सुनो रीचर, तुम यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 10 को तो जानते ही होंगे और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसमें यह लिखा हुआ है कि जिस रैंक के तुम ऑफिसर हुआ करते थे, उस रैंक का कोई भी आदमी सेना छोड़ते ही आम नागरिक नहीं बन जाता है। वो एक रिजर्विस्ट बनता है, यानी कि एक ऐसा सैनिक जिसके सेना के प्रति कोई कर्तव्य तो नहीं रहे हैं, लेकिन जिसे कभी भी वापस सेना में बुलाया जा सकता है। क्योंकि अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप सरकार के कुछ रहस्य जानते हैं तो सरकार भी ये चाहेगी कि आपके ऊपर उसका थोड़ा कंट्रोल हो। तो उस टाइटल 10 के मुताबिक आप अनिश्चित काल तक एक रिजर्विस्ट ही रहते हैं। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें यह कहा गया है कि टाइटल 10 के अंतर्गत आने वाले सारे मामलों में हम लोग 3 बातों का खास ख्याल रखें। और वो बातें ये हैं कि सेना में वापस बुलाए जाने के लिए किसी भी ऐसे एक्स आर्मी आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वो 55 साल से कम उम्र का होना चाहिए और ट्रेनिंग के लायक होना चाहिए। तो ये बताइए मिस्टर रीचर कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? काफी अच्छा है। और आप कितने साल के हैं? 55 का होने में तो अभी बहुत टाइम है मुझे। और क्या आप ट्रेनिंग लेने लायक हैं? मुझे इसमें संदेह है। वो मुझे भी है, लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसका फैसला हम काम के दौरान ही करेंगे। तो अब अपने कान अच्छी तरह से खोलकर सुन लीजिए मिस्टर रीचर। आपको अभी इसी वक्त से फॉर्मल रूप से आर्मी की सेवाओं के लिए वापस बुलाया जा रहा है। आप आर्मी में वापस आ चुके हैं मेजर, और अब आप वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। अध्याय 4। मॉर्गन ने ये शब्द कहे और फिर कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया, क्योंकि कमरे के बाहर दरवाजे के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया था और पहरेदारी करने लगा था। उसके वहां खड़े होने से दरवाजे पर लगे मोटे कांच से आने वाली रोशनी रुक गई थी। ये एक लंबा चौड़ा पहरेदार था जो बाहर की तरफ देखता हुआ आराम से खड़ा था। मॉर्गन ने आगे कहा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए भी मजबूर हूं कि तुम खुद पर लगे इल्जाम के खिलाफ एप्लीकेशन दायर कर सकते हो। तुम्हें ऐसा करने की पूरी आजादी होगी और इस काम के लिए तुम्हें एक वकील भी दिया जाएगा। क्या वाकई दिया जाएगा? रीचर ने पूछा। अब ये तो एक तर्कसंगत बात है। तुम इस मामले से बाहर निकलने की तो कोशिश करोगे ही, यानी कि तुम ये काम करने की शुरुआत करोगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हें वो मिलेगा जो सेना चाहती है कि तुम्हें मिले। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम सही मदद देंगे। देखो मॉर्गन, मैंने कहा ना, मुझे किसी हुआन रॉड्रिग्स की याद नहीं है। तुम्हें उसके लिए भी वकील दिया जाएगा रीचर। अच्छा ये तो बता दो, उस आदमी के साथ आखिर हुआ क्या था? ये तो तुम बताओगे रीचर, मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे वो बिल्कुल याद नहीं है। तुमने उसे एक दिमागी चोट पहुंचाई थी रीचर, और उसी चोट ने आखिरकार उसकी जान ले ली। अरे वो था कौन? इसके बारे में तुम अपने वकील के साथ ही बात करना, तभी बेहतर होगा। अच्छा, और ये कैंडिस डेटन कौन है? ये भी तुम अपने वकील से ही जान लेना। हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उसके लिए जो वकील होगा वो अलग होगा, क्योंकि वो अलग तरह का केस है। तो क्या मैं ये समझूं कि मैं गिरफ्तार हो चुका हूं? नहीं रीचर, फिलहाल तो नहीं। सही वक्त आने पर यह फैसला लिया जाएगा, लेकिन तब तक तुम मेरे ऑर्डर्स के अंडर रहोगे और तब तक के लिए तुम्हारी पहले वाली रैंक बनी रहेगी। अब जब तुम्हें इस यूनिट में नियुक्त किया गया है तो ये बिल्डिंग तुम्हारा ड्यूटी स्टेशन है और तुम्हें हर सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पर हाजिर होना है। तुम इस इलाके को छोड़कर नहीं जा सकते। ये इलाका इस डेस्क के 5 मील के दायरे में होगा। सेना जो जगह फिक्स करेगी तुम्हें वहीं रहना होगा। क्या इसके बाद तुम्हें कुछ पूछना है मेजर? क्या मुझे यूनिफॉर्म भी पहननी पड़ेगी? रीचर ने पूछा। नहीं, फिलहाल तो नहीं। और अब प्लीज इसके बाद और मुझसे सवाल मत करो। इसके आगे की सारी बातें तुम्हारा वकील तुम्हें समझाएगा। अब इतना तो तय था कि रीचर को इस बिल्डिंग में नहीं रखा जाना था। इस पुरानी बिल्डिंग में कोई भी कैद खाने नहीं थे, ना ही यहाँ कोई ऐसी जगह थी जहां लोगों को इस तरह से रखा जा सके कि वो भाग ना पाए।
अब मॉर्गन ने रीचर को जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वो ना उसकी तरफ देख रहा था, ना उससे बातें कर रहा था, यानी वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। रीचर बैठा हुआ हुआन रॉड्रिग्स को याद करने की कोशिश करने लगा। 16 साल पहले उसे 110 यूनिट को संभालते हुए 1 साल हो चुका था। ये उसके शुरुआती दिन थे। रॉड्रिग्स नाम से वो इतना तो अंदाजा लगा पा रहा था कि वो आदमी जरूर हिस्पैनिक रहा होगा। उन दिनों रीचर हिस्पैनिक मूल के कई लोगों को जानता था, सेना में भी और सेना के बाहर भी। उसे ये भी याद था कि इस दौरान उसने ऐसे कई लोगों पर हाथ भी उठाया था। ये पिटने वाले लोग सेना के अंदर के भी थे और बाहर के भी, लेकिन उसने किसी रॉड्रिग्स को मारा हो ये उसे याद नहीं आ रहा था। और फिर एक बात ये भी थी कि अगर इस रॉड्रिग्स की 110 यूनिट में रुचि थी तो उसे यकीन था कि चाहे जो हो जाए उसे ये नाम जरूर याद रहता। असल में 110वीं यूनिट की स्थापना एक नई तरह का एक्सपेरिमेंट था, जिसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाती थी। जो भी नतीजे होते उनका असेसमेंट किया जाता था। हर एक गलती का पोस्टमार्टम किया जाता था और वो गलती क्यों हुई ये जानने की भी पूरी कोशिश की जाती थी। उसने मॉर्गन से सवाल किया, ये जिस मारपीट की तुम बात कर रहे हो ये क्यों की गई थी? मॉर्गन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रीचर कैंडिस डेटन के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे इस नाम की कोई औरत याद नहीं आई। उसने फिर से मॉर्गन को हड़काने की कोशिश की। क्या ये कैंडिस डेटन किसी तरीके से हुआन रॉड्रिग्स से कनेक्टेड है? मॉर्गन ने उसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय एक फोन उठाया और उसमें एक गाड़ी लाए जाने का आदेश खड़का दिया। और फिर उसने रीचर को नीचे जाकर सार्जेंट के साथ वेट करने का आदेश दिया। उसी वक्त 2 मील दूर एक व्यक्ति, जिसे दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही रोमियो के नाम से जानते थे, उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक ऐसे आदमी का नंबर डायल किया जिसे कि दुनिया में 2 ही आदमी जूलियट के नाम से जानते थे। फिर रोमियो ने जूलियट से फोन पर कहा, उसे आर्मी में वापस बुला लिया गया है। कर्नल मॉर्गन ने अभी अभी ये जानकारी अपने कंप्यूटर में डाली है। जूलियट ने सवाल किया, अब आगे क्या होगा? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या वो भाग जाएगा? समझदार आदमी तो भागने की ही सोचेगा। वो उसे ठहराएंगे कहाँ? मेरे ख्याल से उसी मोटेल में जिसका इस्तेमाल वो अक्सर करते हैं। नीचे रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद सार्जेंट ने रीचर के नीचे आने पर उससे कुछ नहीं कहा। रीचर दीवार के सहारे टेक लगाकर वक्त गुजारने लगा। 10 मिनट बाद बाहर से एक आदमी आया और उसने रीचर को बाहर चलने का इशारा किया। बाहर अहाते में आर्मी की एक पुरानी सेडान खड़ी हुई थी जिसका इंजन चालू था। रीचर को उसकी पिछली सीट पर बैठा दिया गया और वो लेफ्टिनेंट जो उसे लेने आया था आगे की पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 1 मील चलने के बाद वे लोग एक मोटेल पर पहुंचे। ये एक पुराना करीब करीब खंडर हो चुका मोटेल था, जो कि एक सुनसान सी 3 लेन वाली सड़क के किनारे मौजूद एक अंधेरे से अहाते में बना हुआ था। यहाँ मोटेल में लेफ्टिनेंट ने एक कागज पर साइन किए थे और नाइट क्लर्क ने रीचर को एक चाबी दे दी थी। फिर वो ड्राइवर और लेफ्टिनेंट वापस चले गए थे और इसके बाद ही वो दूसरी कार वहां आई थी जिसमें वो टाइट सफेद टी शर्ट पहने 2 लोग मौजूद थे जो अब जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे। अध्याय 5। रीचर ने उन दोनों की तलाशी ली। उनकी पैंट और शर्ट दोनों में ही कोई जेबें नहीं थी, ना ही उनके पास कोई भी इस तरह की चीज थी जिससे उनकी पहचान की जा सके। उनकी गाड़ी भी ऐसी ही थी। आर्मी से जुड़े कुछ आम डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में कुछ भी नहीं था। ना कोई हथियार, ना कोई पर्सनल सामान, ना ही कोई तेल भराने की रसीद। गाड़ी पर लगे 2 नए डेंट्स को छोड़ने तो इसके अलावा कोई भी एबनॉर्मल बात रीचर को उसमें नहीं दिखाई दे रही थी। बाईं तरफ वाले आदमी के कारण ड्राइवर वाला दरवाजा खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो रीचर उसे सड़क पर 6 फुट दूरी तक घसीट कर ले गया। फिर उसने ड्राइवर की तरफ वाला दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी का इंजन बंद था लेकिन चाबी अभी भी लगी हुई थी। रीचर ने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया और फिर इंजन चालू कर दिया। वो काफी देर तक स्थिर बैठा रहा और आगे की तरफ ताकता रहा। उन लोगों से हुई बातचीत के हिस्से उसके दिमाग में रह रहकर उभर रहे थे। वो पहले भी आपको तलाश नहीं कर सके थे, वो अब भी आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी आर्मी अब खोजी का इस्तेमाल नहीं करती है, और अगर वो करती भी होती तो आपको भला कौन सा खोजी ढूंढ पाएगा। आप जिस तरह से रहते हैं वो आपको खोजना लगभग असंभव बना देता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने अपने विचारों को एक झटका दिया और फिर गाड़ी के बैक व्यू मिरर को अपने हिसाब से ठीक किया। गाड़ी चलाते हुए वो सीधा हेडक्वार्टर की इमारत के नजदीक पहुंचकर उससे 50 गज की दूरी पर खड़ा हो गया।
गाड़ी गर्म थी और रीचर ने उसे गर्म रखने के लिए गाड़ी के इंजन को चालू ही छोड़ दिया। फिलहाल पूरी बिल्डिंग में शांति थी, लेकिन रीचर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आज उस बिल्डिंग में कोई गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से वो ट्रबल शूटर मॉर्गन वहां पर मौजूद था। और जब तक वो बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलता, तब तक बाकी ऑफिसर्स भी अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते थे। ये मिलिट्री का एक कानून था। वो वहीं इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटे बाद मॉर्गन हेडक्वार्टर से निकला। वो एक साधारण सी सेडान गाड़ी में था। धीरे धीरे उसकी गाड़ी रीचर की आंखों से ओझल हो गई और वो वहीं बैठा रहा। अगले 45 मिनट में और गाड़ियां हेडक्वार्टर से बाहर निकलने लगीं। ये कुल 5 गाड़ियां थीं। इनमें से 2 बाईं दिशा में गईं और 3 दाईं दिशा में। इनमें से 4 गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद थे। एक गाड़ी ऐसी थी जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। उन सबके वहां से चले जाने के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। रीचर करीब 10 मिनट तक और इंतजार करता रहा। फिर उसने गाड़ी का गियर बदला और धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगा। गेट के बगल में मौजूद कमरे पर इस वक्त एक दूसरा सैनिक पहरा दे रहा था। ये एक जवान लड़का था जिसके चेहरे पर कोई भी भाव मौजूद नहीं थे। रीचर गेट के नजदीक पहुंचकर रुका और उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया। लड़का बोला, जी कहिए सर। रीचर ने उसे अपना नाम बताया और बोला, मैं अपनी ड्यूटी स्टेशन पर हाजिरी देने आया हूँ। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मेरा नाम तुम्हारे पास मौजूद लिस्ट में नहीं है? रीचर ने पूछा। नाम तो मौजूद है सर, लेकिन आपकी हाजिरी का टाइम कल सुबह का है। लेकिन मुझे तो 8 बजे से पहले आने को बोला गया था, रीचर ने कहा। जी हाँ सर, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी तो रात के 11 बजे हैं। हाँ, तो मुझे जो ऑर्डर दिया गया था उसके हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले आना था, और रात के 11 सुबह के 8 से पहले ही बजते हैं ना। इस बार लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रीचर ने फिर से कहा, अरे बच्चे, ये सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकलिटी है। मैं यहाँ फिर से काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इसीलिए जल्दी चला आया बस। लड़का फिर भी चुप रहा। अच्छा, अगर तुम चाहो तो इस बारे में कर्नल मॉर्गन से बात कर लूं। मुझे यकीन है वो अब तक अपने घर पहुंच चुके होंगे। सैनिक इस बार भी कुछ नहीं बोला। अच्छा, एक काम करो, तुम अपने ड्यूटी सार्जेंट से इस बारे में बात कर लो। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ सर, इस बार लड़का फटाक से बोला। उसने अपने ऑफिसर को फोन करके सिचुएशन से परिचित करवाया। वो 1 सेकंड तक उधर से मिलते हुए निर्देश सुनता रहा। फिर फोन बंद करके रीचर से बोला, सर, सार्जेंट कह रहे हैं कि आप अंदर रिसेप्शन पर इंतजार करें। रीचर मुस्कुराकर अपनी गाड़ी लेकर भीतर बढ़ गया। उसने अपनी गाड़ी को लाल रंग की उस छोटी सी 2 सीटर गाड़ी के पास जाकर पार्क कर दिया, जो सुबह भी वहां मौजूद थी। फिर वो रिसेप्शन पर पहुंच गया। वहां पर मौजूद सार्जेंट वही थी जो दिन में थी। वो अपने दिन का काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही थी। रीचर के पैरों की आहट सुनकर उसने ऊपर देखा। रीचर ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे यहाँ आने को ऑफिशियल रिकॉर्ड में डाल रही हो? कहाँ आने को? मुझे कुछ नहीं पता, और मैंने बाहर मौजूद सैनिक को भी रिकॉर्ड में कुछ भी डालने से मना कर दिया है। सार्जेंट ने बड़ी ही अजीब सी आवाज में जवाब दिया। अब वो रीचर को देखकर हैरान भी नजर नहीं आ रही थी। शायद मॉर्गन का वहां ना होना इसका कारण था। वो उम्र में कम जरूर थी, लेकिन बाकी सार्जेंटों की तरह अपने काम को करने में काफी कुशल नजर आ रही थी। उसके यूनिफॉर्म पर लगा फीता बता रहा था कि उसका नाम लैच था। मैं जानती हूँ सर कि आप कौन हैं। ओह, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं मिस लैच? नहीं सर, लेकिन आप यहाँ बहुत फेमस हैं। आप इस यूनिट के पहले कमांडर थे। क्या तुम्हें पता है लैच कि मैं वापस क्यों आया हूँ? जी हाँ सर, हमें इसके बारे में बताया गया था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर कि आपने जो किया उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण जरूर रहा होगा। और फिर उस घटना को गुजरे 16 साल हो चुके हैं। अब 16 साल बाद उसके ऊपर अगर कोई एक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि कहीं कोई पॉलिटिक्स हो रही है। असल में आप जब यहाँ पहली बार आए थे सर, तो मैंने एक बार आपको सावधान करने के बारे में सोचा था। अगर आप भाग जाते तो शायद आपके लिए बेहतर होता, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अभी भी एक भी पल गंवाए बिना यहाँ से लौट जाएं। ये बताओ लैच, क्या तुम जानती हो मेजर टर्नर कहाँ है? वो एक लंबी कहानी है सर, प्लीज मुझे बताओ। जी, वो अफगानिस्तान के लिए निकली थी कल दोपहर में। हमारी यूनिट के कुछ लोग वहां पर हैं। वहां पर कुछ हो गया था। क्या हो गया था इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो यहाँ से निकली तो जरूर, लेकिन वहां पहुंची नहीं, और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। अच्छा, कर्नल मॉर्गन यहाँ कब आए थे? जी, वो मेजर टर्नर के जाने के कुछ ही घंटों बाद आ गए थे। कितने घंटे बाद? करीब 2 घंटे बाद। क्या उन्होंने यहाँ आने का कोई कारण बताया था? जी नहीं, बस इतना इशारा किया था कि मेजर टर्नर को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है। उसका कारण उन्होंने हमें नहीं बताया। क्या मेजर टर्नर अपने काम में कोई गड़बड़ी कर रही थी?
नहीं सर, वो कोई गड़बड़ नहीं कर रही थी, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐसी खास बात जो तुम जानती हो और मुझे बताना चाहती हो? जी, कुछ खास तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात मैंने सुनी है। और वो बात क्या है? सर, हो सकता है वो बात किसी काम की ना हो और शायद इस मामले से जुड़ी हुई भी ना हो, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि फोर्ट डायर के गार्ड हाउस में एक नया कैदी मौजूद है। अध्याय 6। फोर्ट डायर कभी पेंटागन के नजदीक मौजूद एक आर्मी बेस हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। लैच ने रीचर को बताया था कि रीचर के सेना से निकलने के करीब 8 साल बाद फोर्ट डायर को मरीन कॉर्प्स के नजदीकी बेस हेल्सिंगटन हाउस से मिला दिया गया था, ताकि खर्चों में कटौती की जा सके। अब उस जगह को जॉइंट बेस डायर हेल्सिंगटन हाउस कहा जाता था। ये दोनों ही जगहें ऊंची हैसियत वाली हुआ करती थीं और इसीलिए वहां की जेलों में भी ऊंची हैसियत वाले कैदी ही रखे जाते थे। वहां आम शराबियों या उठाईगिरों के लिए कोई जगह नहीं थी। मिलिट्री पुलिस की एक ऐसी मेजर जिससे उसके सीनियर्स को दिक्कत थी, वहां की कैदी बनने के लिए एकदम सही कैंडिडेट थी। इसीलिए लैच ने जो भी अफवाह सुनी थी उसके सच होने की काफी संभावना रीचर को नजर आ रही थी। डायर गार्ड हाउस पेंटागन के उत्तर पश्चिम में था। 110 यूनिट के हेडक्वार्टर से करीब 5 मील से भी कम दूरी पर वो था। अच्छा लैच, क्या तुम वहां मेरे बारे में फोन करके बता सकती हो? क्या आप वहां जा रहे हैं अभी? हाँ लैच, मेरे पास यहाँ करने के लिए और कुछ है भी तो नहीं। ओह, क्या आपके पास गाड़ी है मिस्टर रीचर? हाँ, कुछ समय के लिए तो है ही। ये एक शांत रात थी और रास्ते में ट्रैफिक ना के बराबर था। रीचर को डायर पहुंचने में 10 मिनट से भी कम टाइम लगा, लेकिन फिर बेस में दाखिल होने में उसे काफी टाइम लग गया। वहां की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी। रीचर आर्मी की वर्दी में ना होकर खस्ता हाल से साधारण कपड़ों में था और उसके पास कोई सेना का आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था। असल में उसके पास पहचान के नाम पर एक घिसे हुए पासपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसकी अवधि न जाने कब खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक सरकारी गाड़ी में था, तो गार्ड्स पर उसका थोड़ा अच्छा असर पड़ा था। और फिर सेना के पास अब कंप्यूटर भी मौजूद थे और इस कारण उन्होंने चेक कर लिया था कि उसे आज दोपहर से ही सेना में वापस नियुक्त कर दिया गया था। रीचर को यह भी पूरा यकीन था कि अब तक लैच ने कई जगह फोन मिलाकर किसी न किसी तरीके से ये सुनिश्चित कर दिया होगा कि रीचर के साथ ठीक ठाक सा व्यवहार किया जाए, और इसीलिए 2-4 बार रास्ते में रोके जाने के बावजूद वो 45 मिनट के टाइम में ही गार्ड हाउस के रिसेप्शन में एक मिलिट्री पुलिस कैप्टन के सामने खड़ा हुआ था। ये आदमी करीब 30 साल का एक काला आदमी था और वर्दी पर लगे फीते के अनुसार उसका नाम वाइस था। रीचर को देखने में वो ईमानदार, सभ्य और मिलनसार लगा। इसीलिए उसने कैप्टन से कहा, ये एक पर्सनल मामला है कैप्टन, इसका सेना के काम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और मेरे साथ बातचीत करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये भी बताना अपना फर्ज मानता हूँ कि आप जो भी करें सोच समझ कर करें। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि या तो आप मेरे यहाँ आने का कोई रिकॉर्ड ही ना रखें या अभी मुझसे आगे कोई भी बात करने से मना कर दें। वाइस ने उससे सवाल किया, नुकसानदायक कैसे होगा? देखो वाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैंने 16 साल पहले किया था उसका खामियाजा मुझे अब भुगतना पड़ेगा। आपने ऐसा क्या किया था सर? फिलहाल तो मुझे याद नहीं है वाइस, लेकिन जल्दी ही कोई ना कोई मुझे याद दिला देगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। हमारा कंप्यूटर ये दिखा रहा है सर कि आपको हाल ही में सेना में वापस बुला लिया गया है। मैंने पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं सुना। ऐसा लगता है कि कोई वापस से आपको आर्मी के ज्यूरिसडिक्शन में लाना चाहता है। रीचर ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे सेना में वापस किसी न किसी तरह की सजा देने के लिए ही बुलाया गया है। तो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बताइए। मैं मिलिट्री पुलिस की 110 यूनिट की सूजन टर्नर को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्यों सर? मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि ये एक पर्सनल मामला है, वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्या ये बात आपकी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है? नहीं वाइस, इसका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप 110 यूनिट में ही थे ना मेजर? हाँ, लेकिन ये मेजर टर्नर के 110 यूनिट में शामिल होने से बहुत पहले की बात है। तो इसका मतलब यह हुआ मेजर रीचर कि आप यहाँ अपने केस से जुड़ी गवाही को बदलने या गवाह को कोई नई पट्टी पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। अरे नहीं भाई, ये एक बिल्कुल अलग मसला है। तब ठीक है, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात बताने में कोई हर्ज है। मेजर टर्नर यहीं पर हैं। यहाँ के एक सेल में वो कल दोपहर से मौजूद हैं। और उनके ऊपर आरोप क्या लगाया गया है? रीचर ने पूछा। रिश्वत लेने का सर।
किससे रिश्वत? पता नहीं। किस चीज के लिए? वो भी नहीं पता। कितनी रिश्वत ली थी उन्होंने? देखिए सर, मैं तो बस यहाँ एक जेलर हूँ। आपको ये पता ही होगा कि मुझे यहाँ ये सब बातें नहीं बताई जाती। मेरा काम बस उन्हें कैद करना है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ वाइस? लेकिन कैदी से मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। आज की रात यहाँ पर कितने लोग कैद हैं? जी बस वही हैं। इसका मतलब ये हुआ वाइस कि तुम ज्यादा बिजी नहीं हो। और वैसे भी हम लोग ऑफिशियली तो मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में किसे पता चलेगा भला? वाइस ने हरे रंग का एक बाइंडर खोला। उसमें से कुछ प्रिंट किए हुए और कुछ हाथ से लिखे नोट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए बोला, उन्हें आपके आने की उम्मीद थी। उन्होंने अपने वकील द्वारा आपको लेकर एक अनुरोध दर्ज करवाया है। अनुरोध? कैसा अनुरोध? असल में सर, इसे एक निर्देश कहना ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहती हैं। रीचर ने हैरान नजरों से उसे देखा, बोला कुछ नहीं। वाइस ने दोबारा उस हरे बाइंडर को देखा और बोला, यहाँ लिखा हुआ है कि अभियुक्त का ये अनुरोध है कि यूएस आर्मी से रिटायर्ड मेजर जैक रीचर, जो कि 110 यूनिट के पूर्व कमांडर भी रह चुके हैं, उनको किसी भी परिस्थिति में आरोपी से मिलने की इजाजत ना दी जाए। अध्याय 7। रीचर बाहर निकला और सड़क पर खड़ा होकर कुछ देर सोचता रहा। उसके दिमाग में कुछ देर पहले सुनी सारी बातें घूम रही थीं। वो पहले भी आपको तलाश नहीं कर सके थे, वो अब भी आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरे ख्याल से कम तुम्हारा डिसऑनरेबल डिस्चार्ज होना तो पक्का है। वो आपसे मिलना नहीं चाहती हैं। कुछ देर वो रुककर यही सब सोचता रहा। अब उसे अपने अगले कदम के बारे में फैसला करना था। कुछ देर सोचने के बाद वो तेज कदमों से अपने मोटेल की दिशा में बढ़ गया। टी शर्ट वाले दोनों आदमी उठकर वहां से जा चुके थे। उनकी गाड़ी भी अब वहां नहीं थी। रिचर अपने कमरे में दाखिल हुआ और बाथरूम में नहाने चला गया। उसका अंदाजा एकदम सही था। बाथरूम में लगे शॉवर से पानी की पतली धार ही निकलती थी। वहां पर मौजूद तौलिए भी पतले थे और साबुन और शैम्पू भी छोटे और सस्ते वाले थे। ऐसे में वो खुद को जितना साफ कर सकता था उसने किया। नहा धोकर वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और उसने अपने दिमाग में सुबह 7 बजे का अलार्म सेट कर लिया। वो जानता था कि उसकी नींद अब सुबह 7 बजे अपने आप खुल जानी थी। फिर उसने एक गहरी सांस खींचकर छोड़ी और सो गया। सोने के लिए उसे बस यही करना होता था। वहां से कहीं दूर रोमियो ने एक बार फिर जूलियट का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से फोन उठाए जाने पर वो बोला, उसने अभी डायर में जाकर टर्नर से मिलने की कोशिश की है, लेकिन वही हुआ जो हम जानते थे कि होगा। वो टर्नर से नहीं मिल पाया। जूलियट ने जवाब दिया, हमारे लोगों को शायद वो मोटेल में मिला नहीं होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। उम्मीद है ऐसा ही हो। गुड नाइट। सुबह के 6 ही बजे थे कि रीचर की नींद एक दस्तक ने तोड़ दी। ये दस्तक उसके कमरे के दरवाजे पर हो रही थी। रीचर बिस्तर से उठा और उसने गद्दे के नीचे से अपनी पैंट निकाली। कमरे में मौजूद हवा ठंड के कारण काटती हुई सी महसूस हो रही थी। फर्श पर बिछे चिपचिपे कालीन पर नंगे पैर चलता हुआ वो दरवाजे तक गया और उसने दरवाजा खोल दिया। सामने एक वकील खड़ी थी। उसकी ड्रेस के ऊपर मौजूद नेम प्लेट के हिसाब से उसका नाम था सुलीवन। वो अपनी यूनिफॉर्म को एक बिजनेस सूट की तरह से पहने हुए थी। दूसरे हाथ में एक ब्रीफकेस था। जी कहिए, रीचर ने कहा। आप मेजर रीचर हैं? जी हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको मेरी मदद नहीं करनी है मिस्टर रीचर, मुझे आपकी मदद करनी है। ओह, क्या आपको मेरे लिए नियुक्त किया गया है? जी हाँ मिस्टर रीचर, मेरे पापों की यही सजा मुझे मिली है। आपको किस चीज के लिए नियुक्त किया गया है मिस? मुझे वापस बुलाने की अपील के लिए, या फिर हुआन रॉड्रिग्स वाले मामले के लिए, या फिर कैंडिस डेटन वाले केस के लिए? अपील के बारे में तो आप भूल ही जाइए मिस्टर रीचर। आपको पैनल के सामने सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे, लेकिन आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। वहां पर आज तक कोई नहीं जीता है। तो फिर आप रॉड्रिग्स के केस के लिए हैं या डेटन के केस के लिए? सुलीवन ने जवाब दिया, रॉड्रिग्स के लिए, और हमें जल्दी से जल्दी इस बारे में बात करनी होगी। सुलीवन की इस बात का रीचर पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। सुलीवन की नजरें उसकी छाती से होती हुई नीचे की तरफ बढ़ीं और उसकी कमर पर जाकर रुक गईं। रीचर की छाती पर बने गोली के निशान के अलावा कमर पर एक दूसरा निशान भी मौजूद था। ये स्टारफिश की तरह बना हुआ घाव करीब 25 साल पुराना था। इसके ऊपर टांकों के निशान भी अभी तक मौजूद थे। उनके बीच में पुराने निशान से नया, लेकिन फिर भी कई साल पुराना चाकू से बना एक और घाव मौजूद था। रीचर ने कहा, मैं जानता हूं मेरा शरीर देखने में इतना सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर आ जाओ।
नहीं मिस्टर रीचर, मुझे लगता है मेरा गाड़ी में इंतजार करना ही बेहतर होगा। मेरे ख्याल से हम नाश्ता करते हुए बात करेंगे। यहाँ से 2 ब्लॉक दूर एक डाइनर है, वहीं चलते हैं। पैसे आप देंगी उसके? हाँ दूंगी, लेकिन सिर्फ अपने। तुम्हारे तुम्हें खुद ही देने होंगे। ठीक है, मुझे 11 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ। 11? जी हाँ मिस सुलिवन, मुझे सुबह सुबह तैयार होने में इतना ही वक्त लगता है। लेकिन आमतौर पर लोग 10 मिनट कहते हैं। तो फिर या तो वो लोग मुझसे तेज होंगे या फिर उन्हें टाइम का सही अंदाजा नहीं होता होगा। ये कहकर रीचर ने दरवाजा बंद कर दिया और पैरों की उंगलियों के सहारे चलता हुआ वापस अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। वहां पर पहुंचकर उसने दोबारा अपनी पैंट निकाली। वो ठीक ठाक लग रही थी। कपड़ों पर प्रेस करने की बजाय वो उन्हें बिस्तर के नीचे रख दिया करता था और इसी से उसका काम चल जाता था। बाथरूम में जाकर उसने बचे हुए शैम्पू और साबुन से जैसे तैसे खुद को साफ किया। फिर रात के गीले तौलिए से खुद को जैसे तैसे सुखाया और ठीक 11 मिनट बाद वो तैयार होकर कमरे के सामने खड़ा था। सुलिवन की गाड़ी में बैठने के बाद वे लोग डाइनर की तरफ चल पड़े। रीचर ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? मेरे ख्याल से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। मैंने आपका सरनेम नहीं पूछा है, फर्स्ट नेम पूछा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रीचर, आप मुझे सिर्फ मेजर सुलिवन ही कहेंगे। ये बात उसने एकदम सपाट लहजे में कही थी। रीचर को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक व्यावसायिक रिश्ता ही रहने वाला था। सेना के बचाव पक्ष के वकील मेहनती और बुद्धिमान तो जरूर होते थे, लेकिन वो साथ देते थे सेना का ही। उनसे इससे अलग कोई उम्मीद करना बेकार ही साबित होता था। डाइनर मोटेल से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर था। एक दाएं मोड़ के बाद उन्होंने एक बायां मोड़ लिया था और उसके बाद एक 3 लेन वाली सड़क के किनारे एक स्ट्रिप मॉल उन्हें दिखाई दिया था। इस मॉल में एक हार्डवेयर स्टोर था, एक मेडिकल शॉप, एक तस्वीरें फ्रेम करने वाली दुकान, एक गन स्टोर और एक डेंटल क्लिनिक मौजूद थे। अंत में इन सबसे अलग थलग एक डाइनर था जिसका अपना खुद का पार्किंग लॉट था। इस डाइनर की साज सज्जा काफी हद तक ग्रीक थी। वे लोग डाइनर में दाखिल हुए और उसके कोने वाले हिस्से में मौजूद एक बूथ में जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही एक वेट्रेस बिना बोले ही उनके लिए कॉफी रखकर चली गई। सुलिवन ने रीचर से कहा, मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। वो आपको 5 साल की सजा देना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी गलती मान लो तो हम लोग 1 साल की सजा की बात करेंगे, और अगर वो 2 साल की सजा पर भी मान जाते हैं तो उसे स्वीकार कर लेंगे। 2 साल की सजा से तुम्हें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। रीचर उसकी बात को अनसुना करते हुए बोला, ये कैंडिस डेटन कौन थी? वो मेरा केस नहीं है मिस्टर रीचर, कोई और आकर आपके साथ उस पर बात करेगा। अच्छा, और ये हुआन रॉड्रिग्स कौन था? एक ऐसा आदमी था जिसके सिर पर आपने वार किया था और उस चोट के कारण वो मर गया, लेकिन मुझे वाकई ऐसा कोई आदमी याद नहीं है। देखिए मिस्टर रीचर, ऐसे मामलों में ये कहना कहीं से भी फायदेमंद नहीं होता है। इससे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि किसी का सिर फोड़ना आपके लिए रोजमर्रा की रूटीन की बात है। आपने पता नहीं कितनों का सिर इस तरह से फोड़ा है और इसीलिए अब आपको याद नहीं है कि किसकी बात हो रही है। इस तरह से तो उनको आगे और भी जांच करवाने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है वो ऐसे कई लोगों की लिस्ट बना लें जिनके सिर आपने फोड़े थे, और जहां तक मैंने आपके बारे में सुना है उससे मुझे लगता है कि ये लिस्ट काफी लंबी होगी। अच्छा मिस सुलिवन, क्या आपको सूजन टर्नर के बारे में कुछ पता है? मैं उसके वकील को जानती हूँ और ये जानती हूँ कि सूजन ने रिश्वत ली थी। क्या आप ये बात पूरे यकीन से कह सकती हैं? उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। उसने कैमन आइलैंड्स में परसों सुबह 10 बजे के करीब एक बैंक अकाउंट खोला था। 11 बजे उसके अकाउंट में $1 लाख डाले गए और इसके बाद 12 बजे उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे हिसाब से तो ये एक ओपन एंड शट केस है, और सच पूछो तो ये काम भी 110 यूनिट के किरदार से मेल खाता हुआ लगता है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है मिस सुलिवन कि मेरी पुरानी यूनिट को आप पसंद नहीं करती हैं, और अगर ऐसा है तो ये वाकई परेशानी की बात है। छठे अमेंडमेंट के हिसाब से मुझे एक अच्छे बचाव वकील का अधिकार है। आपको क्या लगता है, आप इस काम के लिए सही इंसान हैं? आप क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेजर रीचर, क्योंकि वकील के तौर पर आपको बस मैं ही दी जा रही हूँ। तो बेहतर होगा कि आप मेरी आदत डाल लें, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, मुझे कम से कम अपने खिलाफ मौजूद सबूत देखने की इजाजत तो होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? छठे अमेंडमेंट में यह भी लिखा गया है ना, आपने 16 साल पहले ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं की थी मेजर रीचर, लेकिन थोड़ी बहुत तो हम करते थे मिस सुलिवन। हाँ मुझे पता है, मैंने उन कागजातों को देखा है। आप रोज के कामों की एक छोटी समरी भी लिखा करते थे,
ऐसी ही एक समरी मैंने देखी है मिस्टर रीचर। उसमें लिखा है कि आप मिस्टर रॉड्रिग्स से मिलने गए थे। इसके अलावा मेरे पास काउंटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम का एक डॉक्यूमेंट भी है। इसमें लिखा है कि मिस्टर रॉड्रिग्स सिर पर और बाकी शरीर पर लगी दूसरी चोटों के लिए उस दिन ही वहां पर एडमिट हुए थे। बस इतना ही सबूत है आपके पास। इससे इन दो बातों के बीच रिश्ता कहाँ साबित होता है? हो सकता है मेरी उससे मुलाकात होने के बाद वो सीढ़ियों से गिर गया हो, या फिर किसी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी हो। उसकी हालत देखकर इमरजेंसी रूम के डॉक्टर्स को तो यही लगा था मिस्टर रीचर कि उसे शायद किसी ट्रक ने ही टक्कर मारी है। और फिर इसके अलावा उनके पास एक एफिडेविट भी है। ये एफिडेविट मिस्टर रॉड्रिग्स ने ही बनवाया था। इसके हिसाब से उनके ऊपर हमला करने वाले आप ही थे। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जैक रीचर सीरीज के नॉवल नेवर गो बैक का दूसरा भाग।